तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, सेकेंड ईयर का हमारा बुक है माइक्रोबायोलॉजी, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। माइक्रो बायोलॉजी, ठीक है, क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग? माइक्रोबायोलॉजी। तो पहला चैप्टर जाने से पहले हम ये समझते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी आखिरकार है क्या। माइक्रो, यार ये मार्कर यूज करूंगा। माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है पता है क्या? स्मॉल। क्या होता है? स्मॉल। कोई भी चीज जो बहुत ही ज्यादा छोटा हो उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो कहते हैं। और बायोलॉजी तो आप लोगों को पता ही होगा, 11 12 में आप लोगों ने पढ़ा ही है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग, ठीक है। अरे साला, लिविंग बीइंग, ठीक है। जो भी लिविंग बीइंग होते हैं उसके जो साइंटिफिक स्टडी हम लोग करते हैं वो क्या होता है? बायोलॉजी होता है। और माइक्रो का क्या मतलब हो गया हमारा? स्मॉल, ठीक है। ये था माइक्रोबायोलॉजी का बारे में। तो अब हम माइक्रोबायोलॉजी में आपने अभी तक ये देखा कि जो स्मॉल है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो पहला चैप्टर है जो माइक्रोबायोलॉजी में वो क्या है हमारा? इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री, ठीक है। इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री है हमारे, ठीक है। पहला चैप्टर है माइक्रोबायोलॉजी का। तो इसके बारे में आज हम देखेंगे पूरा। फर्स्ट चैप्टर जो है उसके बारे में समझते हैं। हाँ भाई, सिलेबस में तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। चलिए देखते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी का। इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन, तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है भैया? माइक्रोबायोलॉजी हमने देखा, माइक्रो मतलब स्मॉल, बायोलॉजी मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे? स्मॉल, जो भी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब स्मॉल क्या आते हैं? ह्यूमन स्मॉल है, लायन एनिमल्स वगैरह तो स्मॉल है नहीं, हम लोग ना ही हम लोग ना ह्यूमन से स्मॉल है। तो स्मॉल क्या है? और क्या ऐसा चीज स्मॉल है जो और वो लिविंग भी है? तो क्या हो सकता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वही तो एक सबसे ज्यादा स्मॉल है, उससे ज्यादा स्मॉल कुछ है नहीं है। है मतलब लिविंग विंग में नहीं है। तो हम इसमें पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है हमारा। इट इज द scientific study of, it is a scientific study of माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का साइंटिफिक स्टडी जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। अब भैया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? बायोलॉजी तो समझ गए लिविंग बीइंग पर, था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? फिर वही आ गया, माइक्रो का मतलब स्मॉल, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें नेकेड आई, ठीक है, नेकेड आई का मतलब होता है ये हमारा आई जो आँख है, हम इसको नेकेड आई से नहीं देख पाते। उसके लिए हमें क्या का जरूरत पड़ता है? माइक्रोस्कोप का। जो भी ऑर्गेनिजम्स है, जो भी लिविंग बीइंग है, लिविंग थिंग है, ठीक है, जो कि हम अपना आँख से नहीं देख पाते हैं, जिसे हमें माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है देखने के लिए, वो सारे क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो कौन कौन है भैया इसके अंदर? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन आते हैं, किसके किसके बारे में देखना है? कौन कौन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है? बैक्टीरिया हो गए, नेकेड आई से हम नहीं देख पाते हैं, मतलब अपना आँख से हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया? आपका कोरोना वायरस, कोरोना तो एक वायरस है, वो सारे वायरस हैं, ठीक है। बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, आप कौन सा हो गया?
प्रोटोजोआ, ठीक है। अब क्या हो गए, एल्गी हो गए। और क्या हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं। फंगस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, एकदम हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, पैरासाइट। क्या पैरासाइट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या फिर यही चार, ये यही पांच माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? क्या छठा पैरासाइट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए? अगर आपको हाँ लगता है तो आप गलत है। पैरासाइट है क्या, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है? क्या सारे पैरासाइट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं? हमने बैक्टीरिया लिख दिया क्योंकि सारे बैक्टीरिया जो है वो, सारे बैक्टीरिया को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है, सारे वायरसेस को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है। पर क्या पैरासाइट्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है सारे पैरासाइट्स को? नहीं भैया, मॉस्किटो भी तो आपका पैरासाइट है। पहले ये समझाना पड़ेगा पैरासाइट होता क्या है, तब बताते हैं। तो एक लाइन पैरासाइट पर भी देख लो। पैरासाइट भैया वो प्राणी है, वो ऑर्गेनिज्म है जो कि होस्ट की बॉडी पर, होस्ट की बॉडी पर डिपेंड होता है जिंदगी के लिए, जिंदगी के एक नाम, ठीक है। पैरासाइट क्या है, अब सरकार क्या है, सरकार जनता पर डिपेंड है, जनता के बिना सरकार नहीं चल पाएगी। आप वोटिंग नहीं दोगे तो सरकार बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। उसी तरह सेम होती है पैरासाइट। पैरासाइट को कोई ना कोई होस्ट चाहिए। होस्ट क्या होते हैं, कोई भी एंड कोई भी लिविंग बीइंग, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोई भी हो, ठीक है। वो अगर पैरासाइट को खाना दे रहा है, उसके कारण पैरासाइट जिंदा रह रहा है, चाहे उसके अंदर, उसके ऊपर होके, या फिर उसके अंदर ही चल के, अंदर ही जाके, ठीक है। तो सारे क्या होते हैं, होस्ट में आते हैं। तो पैरासाइट जो है वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि होस्ट के सहारे जिंदा होते हैं। पैरासाइट जैसे कि हमारा एक एग्जांपल ले लो पैरासाइट का, जैसे हमारा मॉस्किटो। मॉस्किटो एक पैरासाइट है, ठीक है, पर मॉस्किटो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है। ये हम नेकेड आई से देख सकते हैं, ठीक है। मॉस्किटो हमें देख सकते हैं, मॉस्किटो एक होस्ट के सहारे, हमारे सहारे ही तो जिंदा रहता है। हम नहीं रहेंगे तो क्या मॉस्किटो जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो पैरासाइट का जो गिनती होता है मॉस्किटो में आता है। पैरासाइट जो है, जितनी भी ऑर्गेनिज्म जो होस्ट के सहारे जिंदा रहते हो, ठीक है, बिना होस्ट के सहारे इसका कोई जिंदगी नहीं हो, सारे पैरासाइट्स के अंदर आते हैं। आपके बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ बैक्टीरिया, मतलब ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। क्योंकि जैसे टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है, ठीक है, ये सारे बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तभी तो जाके ग्रोथ कर पाते हैं। खुले एनवायरनमेंट में थोड़ी ग्रोथ कर पाते हैं। हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, तब जाके ग्रोथ कर पाते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो पैरासाइट्स के अंदर आते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं फ्री एनवायरनमेंट पर भी ग्रोथ कर जाते हैं, सॉइल्स वगैरह पर रह के, मिट्टी वगैरह पर रह के, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसको होस्ट चाहिए रहता है। होस्ट मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर उसको खाना पीना वगैरह मिल सके, चाहिए रहता है ग्रोथ कराने के लिए, ठीक है। तो बैक्टीरिया भी एक पैरासाइट है। इसको क्या हो गया यार, वायरस, वायरस बोलना सही नहीं, वायरसेस, जितने वायरस होते हैं वो सारे पैरासाइट्स होते हैं, सारे के सारे वायरस जो हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। सारे के सारे बैक्टीरिया पैरासाइट्स नहीं होते हैं। कुछ कुछ बैक्टीरिया पैरासाइट्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया पैरासाइट्स नहीं होते। किसी को होस्ट चाहिए रहता है जिंदा रहने के लिए, किसी को बिना होस्ट के भी जिंदा है, ठीक है। जैसे टाइफाइड जो बैक्टीरिया कॉज करता है, सैल्मोनेला टाइफी, ये पैरासाइट है क्योंकि वो हमारे शरीर के अंदर जाता है, ग्रोथ करता है, हमें डिजीज कॉज करता है, तो ये पैरासाइट है, ठीक है। वायरस से सारे के सारे वायरस जो होते हैं पैरासाइट्स होते हैं। वो खुले एनवायरनमेंट में जीते ही नहीं, उसको होस्ट चाहिए ही चाहिए रहता है, वो रिप्रोड्यूस करने के लिए, हर चीज के लिए वायरस जो है वो होते हैं, ठीक है। तुम्हारे प्रोटोजोआ, सारे प्रोटोजोआ पैरासाइट्स नहीं होते, वो सेम कंडीशन बैक्टीरिया वाला है। कुछ प्रोटोजोआ जो होते हैं, ठीक है। फंगस हो गए तुम्हारे,
उसको भी कुछ होस्ट चाहिए रहता है। एल्गी हो गए तुम्हारे, ये सारे जो है पैरासाइट्स के अंदर गिनती होता है। इन सारों को होस्ट चाहिए रहता है जिंदा रहने के लिए, ठीक है, बिना होस्ट के जिंदा नहीं रह पाते हैं। तो क्या आपको लगता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका गिनती होगा? चलिए अब आप तो इतना समझ ही गए पैरासाइट्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो किसको होस्ट की जरूरत रहती है जिंदा रहने के लिए, ठीक है। तो पैरासाइट्स के अंदर कौन कौन आ सकते हैं? बैक्टीरिया आ सकते हैं, सारे वायरस आपके पैरासाइट्स में आते हैं, ठीक है। जितने वायरस आपके मौजूद है पूरे एनवायरमेंट में, सारे के सारे वायरस पैरासाइट्स होते हैं, पर सारे बैक्टीरिया पैरासाइट्स नहीं होते हैं। कुछ बैक्टीरिया को होस्ट चाहिए रहता है, कुछ बैक्टीरिया फ्री एनवायरमेंट में भी रिप्रोड्यूस वगैरह कर सकते हैं। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ जो है वो तुम्हारे कुछ प्रोटोजोआ पैरासाइट्स होते हैं, कुछ नहीं होता है। होस्ट में कौन कौन हो सकता है? ह्यूमन हो सकता है होस्ट, ठीक है, एनिमल हो सकता है, प्लांट हो सकता है, ये सारे होस्ट के अंदर क्यों दिया था? प्लांट के अंदर भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स अपना उसके सारे ग्रोथ कराते हैं, ठीक है। ये थे कुछ पैरासाइट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की जानकारी, ये सब जान लीजिए, बस ऐसे ही है। तो हमने क्या देखा कि इंट्रोडक्शन क्या था माइक्रोबायोलॉजी का? साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब आते हैं, इसका इंट्रोडक्शन हो गया, अब इसका आते हैं हिस्ट्री पर। इतिहास जानना एकदम जरूरी है, आपका इतिहास होता है, हर किसी का इतिहास होता है, तो माइक्रोबायोलॉजी का इतिहास होना जरूरी है। इतिहास है कि नहीं? इतिहास है आपका, कहाँ से पैदा हुए हैं वो तो है ही ना, इतिहास किसके द्वारा हुए हो, उसी तरह हर किसी का इतिहास होता है। इसका भी इतिहास है। ये फालतू साइंटिस्ट है, नाम बस याद कर लो, नाम क्या याद करो, सब जानते ही होंगे। गैलीलो, क्या स्पेलिंग यार इसका? गैलीलो गैलीली है ना, स्पेलिंग यार पता नहीं क्या है, गैलीलियो गैलीली है शायद, इसी टाइप का कुछ स्पेलिंग है। इसने माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था। गैलीलो गैलीली, स्पेलिंग हल्का सही नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, हटाओ। ये पहला साइंटिस्ट है गैलीलो गैलीली जिसने माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था, बस जानने की हल्का जान लो। अब यहाँ से मेन साइंटिस्ट का नाम स्टार्ट होता है, ठीक है भैया। पहला साइंटिस्ट का क्या नाम है? एंटोनी वैन लुई हुक। एंटोनी वैन लुई हुक, ठीक है, ये मेन साइंटिस्ट है, ये माइक्रोबायोलॉजी का बाप है, बाप। इसे हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? एंटोनी वैन लुई हुक, लुइन हुक है शायद, हाँ लुइन हुक। एंटोनी वैन लुई हुक क्या है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। क्यों है ये बाप यार माइक्रोबायोलॉजी का, वो भी जानना जरूरी है। चलो देखते हैं इन्होंने क्या किया था, क्या किया था, हाँ इन्होंने क्या किया, सबसे पहले कहीं से गंदा पानी उठाया, ठीक है, वाटर वाटर उठाया, कहीं से गंदा गंदा पानी उठाया इन्होंने, और क्या किया, कहीं से अपना फीसेस, फीसेस समझते हो ना, मल, स्टूल, अपना फीसेस उठाया और पानी उठाया कहीं से, दोनों को क्या किया, माइक्रोस्कोप में देखा, ठीक है, विजुअलाइज किया, विजुअलाइज इन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में इन्होंने देखा, तो इन्होंने देखा कि ये सब में क्या पाया जा रहा है? बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है। तो इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को अपनी आंखों से देखा था। इतनी कहानी का मतलब यही हुआ, क्योंकि ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इन्होंने बैक्टीरिया और
प्रोटोजोआ को ऑब्जर्व किया था। ऑब्जर्व का मतलब होता है देखना, तारना। तुम भी तारते हो किसी को, ठीक है। एंटोनी वैन ल्यूक ने क्या किया था, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा योगदान था माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में। ये तो कुछ नहीं है, अभी और साइंटिस्ट आ रहे हैं। ये तो यार इन्होंने 1600 ईस्वी में कुछ कर लिया था। उस समय कोई साइंटिस्ट उतना थे नहीं, तो उस समय इसको बाप का दर्जा दे दिया गया इसका। पर असली बाप तो अभी आ रहा है इसका। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एंटोनी ने बैक्टीरिया प्रोटोजोआ को देखा था सबसे पहले। बैक्टीरिया कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म को किसने देखा, एंटोनी ने देखा था। बैक्टीरिया प्रोटोजोआ का सबसे पहले खोज हुआ था पूरे विश्व में, और उन्होंने किसने किया था, एंटोनी को। उसके बाद 1800 में वायरसेस का हुआ था। वायरसेस का बहुत सारे 5-6 साइंटिस्टों ने किया था, ठीक है। एंटोनी ने सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा था। एक बहुत ही इसमें मेनली क्वेश्चन आ सकता है, इसका कंट्रीब्यूशन आता है एंटोनी का, या फिर जो भी साइंटिस्ट है उसका कंट्रीब्यूशन आ जाता है। क्या इसका योगदान था, कंट्रीब्यूशन इन माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में क्या इसका योगदान था, क्यों हम इसे पढ़ते हैं, क्या कारण से ये बाप बना, अभी तो आपने देखा, बस उसी को लिखना है। ही ऑब्जर्व्ड बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ ऑन माइक्रोस्कोप फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले इन्होंने ही इसे देखा था, ठीक है। ही ऑब्जर्व बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ ऑन माइक्रोस्कोप फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन इसका ये था। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन क्या था कि उन्होंने बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को, मार्कर लग रहा खत्म हो गया क्या यार। सबसे पहले इन्होंने बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को क्या इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप में देखा था, ठीक है। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन इसका ये था, ठीक है। सेकेंड क्या कंट्रीब्यूशन है इसका, और भी कंट्रीब्यूशन है, जरूरी है कंट्रीब्यूशन, हर साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन जरूरी है माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में। बिना उसके कंट्रीब्यूशन के कोई नहीं हो पाएगा। सेकेंड था, इन्होंने क्या किया था, जैसे गैलीलो गैलीली ने जो माइक्रोस्कोप बनाया था उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, रीडिजाइन किया था माइक्रोस्कोप को, रीडिजाइन दी माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप के जो था मॉडल को उन्होंने क्या किया था, फिर से रीडिजाइन किया था। कोई काम धंधा नहीं था तो उन्होंने यही कर दिया। तीसरा क्या कंट्रीब्यूशन था इसका, तीसरा कंट्रीब्यूशन ये था कि इन्होंने ये बताया था कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो भैया हम लोग को तो पता है कि हम लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन जो है हमारा स्पर्म जो है जाके ओवम से मिलता है, फ्यूज होता है, एक बनता है, उससे जाके हमारा रिप्रोडक्शन काम करता है, ठीक है। पर इन्होंने ये बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, वो अपना जनरेशन कैसे बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, बाइंडरी फिजन से, स्पोर का फॉर्मेशन करके, ये सारे तरीका है। बाइंडरी फिजन, स्पोर का फॉर्मेशन करा के वो अपना क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ये कुछ उनका कंट्रीब्यूशन था। पहला कंट्रीब्यूशन क्या था कि उन्होंने बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को माइक्रोस्कोप में सबसे फर्स्ट टाइम देखा। सेकंड उन्होंने क्या किया था कि माइक्रोस्कोप को रीडिजाइन किया था। जैसा गैलीलो गैलीली ने माइक्रोस्कोप बनाया था, उसके बाद इसको हल्का सा कुछ दिक्कत हो गया होगा, वापस से रीडिजाइन किया। तीसरा कंट्रीब्यूशन इसका ये था कि इन्होंने ये देखा था कि कैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वही आपके बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एल्गी, प्रोटोजोआ, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कैसे अपना जनरेशन को बढ़ाते हैं। ये था एंटोनी का कंट्रीब्यूशन। ये तो कुछ नहीं है, अभी इसका बाप आ रहा है, उसने हल्का बात में किया इसलिए ये बाप बन गया सबसे पहला बाप। अभी दूसरा बाप आ रहा है माइक्रोबायोलॉजी का। दूसरा बाप को समझने से पहले कुछ और चीजें समझते हैं। इस हिस्ट्री ही चल रहा है।
उस समय जब इन्होंने एंटोनी ने ये सब चीजें बताई तो उस समय बहुत ही साइंटिस्ट उभर रहे थे, नए नए साइंटिस्ट आ रहे थे, नए नए साइंटिस्ट ने अपना अपना थ्योरी दे रहे थे, जिसको जो मन में आ रहा था वो कर रहा था। तो उसी समय ना एक थ्योरी आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी। ये लग रहा है खत्म हो गया यार। उस समय एक थ्योरी आई थी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है। तो उस समय स्पॉन्टेनियस थ्योरी आई थी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन करके, ठीक है। तो उस समय 4-5 साइंटिस्ट थे, बहुत ज्यादा होशियार समझते थे अपने आप को। उन्होंने क्या बोला कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके साथ साथ जो स्नेक होते हैं, सांप, ठीक है, रैट होते हैं, रैबिट होते हैं, ये जो सारे हैं जानवर, ये रैट, रैबिट, स्नेक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जितने ऑर्गेनिजम्स है ये सारे क्या करते हैं, मिट्टी के बने हैं, ठीक है। इस मतलब क्या बोलते हैं, मिट्टी के क्या बने, मतलब मिट्टी से उभरे हैं। इसी टाइप का इन्होंने कुछ कहा था कि जो सॉइल होता है उसी से ये लोग, मतलब उन्हीं से इन लोगों का जन्म हुआ है, जमीन से, मतलब सॉइल से इन लोगों का जन्म हुआ। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन यही था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, स्नेक है, रैट है, रैबिट है, इन लोगों का जन्म सॉइल से हुआ। ये लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, ये लोग कहीं बाहर पाए नहीं जाते, ये लोग कहीं सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इन लोग का कुछ नहीं होता। इन लोग को बस क्या है, जमीन में बनते हैं, जमीन से उभर जाते हैं, फिर जमीन में चले जाते हैं। उस समय लगभग आपका 1700 का कहानी है, सतवा क्या उसको बोलते हैं। उसी समय ये थ्योरी आई थी, ठीक है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन हुआ। तो कुछ जो 4-5 साइंटिस्ट अपने आप को होशियार मानते थे, उन्हीं लोग ने ये सब चीज दिया था, ठीक है। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब उस समय बहुत क्रेज चल रहा था, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको दावेदार देने के लिए एक और नया साइंटिस्ट आ गया फील्ड में। बोला यार तुम लोग होशियार बन रहे हो तो हम भी होशियार बन जाते हैं। तो एक साइंटिस्ट था, अभी हमने 2 साइंटिस्ट देखे ना। एक रेड्डी साइंटिस्ट था, फ्रांसिस्को रेड्डी नाम था, पूरा खाली रेड्डी जाना, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने जैसे ये थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस था ना, इसको गलत साबित करने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, 2 जार लिया, ठीक है, 2 जार लिया शीशे का, शीशे का 2 जार लिया। फ्रांसिस्को रेड्डी पूरा नाम है, ठीक है। दोनों जार में क्या किया, मीट का दोनों में टुकड़ा रख दिया, ठीक है, चिकन का या फिर बकरे का, किसी का भी हो, मीट का टुकड़ा रख दिया। एक जार को इन्होंने क्या किया, कंप्लीटली सील कर दिया, पूरा कंप्लीटली पैक कर दिया, हवा हवा कहीं से घुस नहीं पाए। एक जार को इन्होंने खोल के रखा, ये क्या हो गया, क्लोज, क्लोज वन, ठीक है, क्लोज जार लिखते हैं। ये क्या हो गया आपका, ओपन जार। ये क्या है, मीट का टुकड़ा है, दोनों में क्या है, मीट का टुकड़ा है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद देखा कुछ दिन के बाद कि मक्खी आ रहे हैं यहाँ पर, फ्लाइज जो है, मक्खी कीड़े वगैरह जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, इसके अंदर आ रहे हैं, इसके अंदर यहाँ तक आ जा रहे हैं, पर इसके अंदर घुस नहीं पा रहे हैं। कुछ दिन तक आए, 3-4 दिन तक, उसके बाद इन्होंने वापस से जब देखा तो इस पर जो है मक्खी के अंडे पड़े हुए थे, ठीक है, मक्खी के अंडे पड़े हुए थे। तब इन्होंने बताया कि जो ये सब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या फिर जो भी स्नेक वगैरह जो भी हैं, ये मिट्टी से नहीं निकल के आए हैं, ये जो है अंडे देते हैं, यहाँ से ये लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, यहाँ से इसका रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। इन्होंने ये बताया था कि मिट्टी से ये लोग निकल के नहीं आए, इन लोग का यहाँ से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, मिट्टी से बने नहीं, इन लोग का यहाँ से रिप्रोड्यूस करते हैं। इसमें दिखाया कि इसमें ये लोग नहीं जा पाए, इसलिए यहाँ पर कोई रिप्रोडक्शन नहीं हो पाया। पर बहुत सारे डिबेट चली इस पर, बहसबाजी हुई, तो या इसके बात को भी खारिज कर दिया गया, इसके बात को भी नहीं माना गया। बेचारा
पूरे फिराक में था नोबेल प्राइज लेने के, और इसको नहीं मिल पाया। इसके बाद को भी क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। बहुत लोगों ने कोशिश की सब चीज करने की, पर इसके बाद को लिया नहीं गया। ठीक है, अब आते हैं सबके बाप के बाप पर। बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, आपको माइक्रोबायोलॉजी के हर चैप्टर में इनका नाम देखने को मिलेगा, कहीं भी जाएंगे तो आप इसको जरूर देखेंगे। PSTE पास्चर, ये जो है लुईस पास्चर। आपने अभी एंटोनी को देखा, गैलीलो को देखा, अभी रेड्डी को देखा। अब जो आ रहे हैं भैया, ये हैं बाप सबके बाप के बाप। क्या नाम है इनका? लुईस पास्चर। लुईस पास्चर, ठीक है। ये बंदा का जन्म 1800 के समय में हुआ था। ठीक है, ये हल्का पीछे रह गया। जब सारा एंटोनी ने बहुत होशियार बन के उसमें बैक्टीरिया वगैरह को दिखा के फादर तो ले लिया, अब क्या किया जाए। इन्होंने सबसे बड़ा जो योगदान है पूरे माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में, इन्हीं का योगदान है। आप माइक्रोबायोलॉजी के जितना भी चैप्टर देखेंगे उसमें इनका नाम कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, लुईस पास्चर का। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो एंटोनी हो गए, तो क्या करते, कुछ बचा नहीं था, तो इनको फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का नाम दे दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। अभी देखिए क्या क्या इनका योगदान था, अभी हैरान हो जाएंगे देख के, इतना इतना इनका योगदान है। इन्होंने क्या किया, एक सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत तगड़ा एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने। इन्होंने पहले एक ही एक्सपेरिमेंट में 3-4 चीज को साबित कर दिया। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले, हाँ, ये किस तरह का फ्लक्स लिया इन्होंने। ठीक है, एक टाइप का आता है फ्लक्स जो लैब वगैरह में होता है। ठीक है, इस टाइप का कुछ दिखने वाला एक फ्लक्स था। एक ये जो थ्योरी था ना, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस, इसको याद रखिएगा अभी। ठीक है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस। ठीक है, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक फ्लक्स लिया, यहाँ पर क्या किया, कहीं से गंदा पानी उठाया जहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह मौजूद थे, वहां पर क्या किए, पानी को लाके यहाँ पर डाल दिए, इसी फ्लक्स में डाल दिए। अब उसके बाद क्या किया, ये यहाँ से खुली हुई थी फ्लक्स। ठीक है, ओपन थी यहाँ से। इन्होंने क्या किया, लुईस पास्चर ने उसको गर्म करना स्टार्ट किया। उसको क्या किया, हीट दिया, गर्म किया। अच्छा खासा देर तक गर्म हुआ, गर्म हुआ, गर्म हुआ। उसके बाद जैसे कुछ समय तक इसको गर्म किए, जब तक गर्म किया तब तक ये बॉयल नहीं हो जाए। ठीक है, बॉयल कितना पर होता है, 100 डिग्री पर। उसके बाद इन्होंने बॉयल किया, बॉयल होने के बाद भी 3-4 मिनट तक इन्होंने गर्म करते रहा। उसके बाद क्या किया, इसको कूल कर लिया, कूल्ड। जब गर्म करने से पहले इन्होंने इसका माइक्रोस्कोप में देखा था, तो बहुत सारे इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें मौजूद थे, अलग अलग। ठीक है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया वगैरह बहुत इसमें मौजूद था। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कोल्ड कर लिया। अब फिर से जब कोल्ड हो गया, तो उसके बाद क्या किया, इन्होंने इसको चेक किया, पानी को निकाल के, हल्का सा पानी को, ज्यादा नहीं, कुछ अमाउंट का पानी को इन्होंने क्या किया, निकाल लिया, निकाल लिया। ठीक है, कुछ अमाउंट के जो पानी को ठंडा होने के बाद इन्होंने निकाला, उसमें चेक किया, तो उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं था, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर मौजूद नहीं था। जब
गर्म करने से पहले उन्होंने देखा था कि माइक्रोस्कोप में यहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है। जब गर्म कर लिया, इसको बॉइलिंग किया 100 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर के बाद, तब उन्होंने उसको देखा माइक्रोस्कोप में, तब दिखा अरे साला यहाँ से तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गए, कील हो गए। ठीक है, पहला क्या किया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कील हो गए। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ से किल हुए, तो इसके बाद इन्होंने इसको इस जो जार था, ऐसा जो मतलब फ्लक्स था, इसको क्या किया, ऐसे छोड़ दिया 4-5 दिन तक। 4-5 दिन के बाद जब वापस इसको देखने आए तो देखे कि यहाँ पर उसको कुछ हलचल दिखी, यहाँ पर इस एरिया पर उन्होंने कुछ पाया कि कुछ इकट्ठा हो गया। जब यहाँ से उन्होंने क्या बोलते हैं स्क्रब करके चेक किया माइक्रोस्कोप में, तब देखा कि अरे यहाँ पर तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो भी जिंदा। 4-5 दिन के बाद, 4-5 दिन से पहले इसमें कुछ नहीं दिखा रहे थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिंदा है, मतलब जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर उन्होंने देखा। जैसे इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर देखा, तब तुरंत इन्होंने सॉरी, ये जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस, यहाँ पर इन्होंने इसको गलत साबित कर दिया, गलत साबित कर दिया। जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस थी, उन्होंने यहाँ पर गलत साबित कर दिया। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस कहती थी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, स्नेक है, रैट है, रैबिट, ये सब क्या है, मिट्टी से निकलते हैं, इनका जन्म मिट्टी से होता है, मिट्टी में मरते हैं। पर इन्होंने देखा कि यार यहाँ तो कोई मिट्टी नहीं थी, हमने 4-5 दिन तक बंद कमरे में रखा, तब यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे मौजूद हो गया। तब इन्होंने बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे फ्री इन्वायरमेंट में पाते हैं। आयरन फ्री इन्वायरमेंट में मौजूद है। ठीक है, मौजूद है। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सारे क्या है, फ्री एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, ना कि मिट्टी से प्रोड्यूस होते हैं, वो लोग यहीं पर प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस को गलत साबित कर दिया। ठीक है, फ्री एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। ये थे कुछ उसके एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चल रहा है कि नहीं वीडियो यार? चल रहा। ठीक, ये थी उनकी लुईस पास्चर की एक्सपेरिमेंट। अब आते हैं भैया इसके कंट्रीब्यूशन पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इनकी कंट्रीब्यूशन थी फील्ड में, कंट्रीब्यूशन पर भी आना जरूरी है। कंट्रीब्यूशन मतलब इसकी योगदान। हर कोई नोबेल प्राइज लेना चाहता था, और सबका बाप जो है लुईस पास्चर निकला। अभी एक और आ रहा है, एक और बाप आ रहा है इसके बाद है। ठीक है, अब आते हैं कंट्रीब्यूशन पर। भैया लुईस पास्चर ने क्या किया, क्या तो सबसे पहले हमने देखा कि उन्होंने बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कहाँ है, लिव इन फ्री एनवायरनमेंट। ठीक है, फ्री एनवायरनमेंट मतलब यही खुला आसमान में, एनवायरन फ्री एनवायरनमेंट में रहते हैं। ठीक है, सेकंड इसने क्या किया, जो वो लॉ था, लॉ को गलत साबित किया। ठीक है, लॉ को गलत साबित किया। ये तो अभी कुछ नहीं कंट्रीब्यूशन, अभी इसका भी मेन कंट्रीब्यूशन पर आ रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री एनवायरनमेंट रहते हैं, कंट्रीब्यूशन इसका मेन कंट्रीब्यूशन पर आ रहा है। ठीक है, मेन कंट्रीब्यूशन इसका क्या था कि इन्होंने
पास्चराइजेशन मेथड इन्होंने दिया था, ठीक है, पास्चराइजेशन मेथड। अब पास्चराइजेशन मेथड आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो सुन रखा होगा, क्या होता है पास्चराइजेशन मेथड, ठीक है। पास्चराइजेशन मेथड है क्या, पास्चराइजेशन मेथड, पास्चराइजेशन मेथड जो है वो मेनली हम लोग क्या करते हैं, दूध के लिए करते हैं। दूध और दूध के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके लिए करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, दूध को क्या करते हैं हम, गर्म करते हैं ताकि उससे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वगैरह किल हो जाए। उसके कारण क्या हो, इसका जो सेल्फ लाइफ है, मतलब जैसे आपने अभी शाम में कहीं गाय से दूध लिया आपने, ठीक है, किसी खटाल से जाके दूध लिया, आप उसको गर्म नहीं करेंगे, किसी बर्तन में रखा हुआ आप उसको गर्म नहीं करेंगे, आप सुबह देखेंगे तो दूध फटा हुआ रहेगा, आप अगर फ्रिज वगैरह में नहीं रखेंगे तो। और सिंपल सी बात है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, बैक्टीरिया क्या करता है, दूध को खराब कर देता है। अगर हम उसी टाइम पर शाम में अगर हम गर्म कर ले और सुबह तक देखें तो सुबह तक वो दूध सही रहेगा। किस मेथड से, यही पास्चराइजेशन मेथड है, यही लुईस पास्चर ने ये चीज़ बताया था। तो क्यों हम दूध को गर्म करते हैं, क्या कारण है, यही पास्चराइजेशन मेथड का उन्होंने एक्सप्लेन किया था, उसके बारे में दिया था, इसके बारे में जानकारी दी थी, ठीक है। पास्चराइजेशन मेथड में यही दिया था कि दूध जो है रात में, मतलब दूध रात क्या दिन में कहीं भी हम लोग इसलिए गर्म करते हैं ताकि वो फट नहीं जाए, क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, और बैक्टीरिया को किल करना बहुत जरूरी है, अगर नहीं किल करेंगे तो दूध को फाड़ के रख देगा, ठीक है। पास्चराइजेशन मेथड उन्होंने ये दिया था, पास्चराइजेशन मेथड उन्होंने, पास्चराइजेशन मेथड के क्या क्या यूजेस हैं वो देख लो, साइड में यूजेस भी देख लो उधर। यूजेस पास्चराइजेशन के यूजेस क्या है, किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रोब्स को किल करता है, ठीक है। दूसरा क्या यूजेस है पास्चराइजेशन मेथड का, सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। सेल्फ लाइफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है भैया, तुम रात में लाते दूध गर्म नहीं करते, छोड़ देते तो दूध खराब हो जाता है, पर अब वापस से अगर तुमने दूध गर्म कर दिया तो तुम सुबह तक उसे यूज कर सकते हो, सुबह चाय भी तो पीनी है, अब तो उसका यूज कर रहे हो, ठीक है। तीसरा क्या है कि सेफ टू इनटेक कर देते हैं, ठीक है, इनटेक करने में सेफ रहता है। बैक्टीरिया वाला पियोगे तो पेट खराब होगा, डायरिया हो जाएगा, वॉमिटिंग होगा, फिर बोलोगे कि क्यों हो गया वॉमिटिंग, क्या कारण था वॉमिटिंग का, दवाई खाओगे, उससे अच्छा पहले ही है कि उसको दूध को गर्म कर लो, तुरंत पीना वो सही है। जैसे हल्का सा रख दोगे 1-1.5 घंटा तो उसमें क्या होगा, बैक्टीरिया ग्रोथ करने लगते हैं, वो बैक्टीरिया बड़ा हानिकारक होते हैं हमारे शरीर के लिए भी और दूध के लिए भी। पास्चराइजेशन मेथड यही था, ठीक है, दूध के लिए था। चौथा क्या कंट्रीब्यूशन है भैया इसका, बड़ा होशियार आदमी है तो ज़्यादा तो कंट्रीब्यूशन होगा ही। चौथा इन्होंने स्टरलाइजेशन मेथड दिया था, अब स्टरलाइजेशन क्या है, पास्चराइजेशन तो समझ गया, दूध के लिए क्या करते हैं, दूध को गर्म करते हैं ताकि उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स किल हो सके, ठीक है। स्टरलाइजेशन क्या है, स्टरलाइजेशन का मतलब है किल और कंप्लीटली रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। किसी भी जगह से हम उसको, अगर हम कहीं किसी भी जगह से अगर हम माइक्रोब्स को कंप्लीटली रिमूव कर रहे हैं, हटा रहे हैं या फिर उसको किल कर दे रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम स्टरलाइजेशन कहते हैं। स्टरलाइजेशन मेथड भी लुईस पास्चर ने ही दिया था। स्टरलाइजेशन मेथड क्या है, किसी भी जगह से हाथी से हम कंप्लीटली रिमूव कर रहे हैं, जो कि नॉर्मल हैंड वॉश से नहीं होता है, प्रचार में भी देखेंगे कि 99% आता है, तो स्टरलाइजेशन नहीं है, ठीक है। स्टरलाइजेशन में होता है कि कंप्लीटली रिमूवल हो, 100% हम कहीं से माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को रिमूव कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल, ऑटोक्लेव, हॉट एयर एवन, ये सब के द्वारा हुआ जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल से यूज़ किया जाता है, ओटीज़ में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं सर्जरी के द्वारा, तो उसको स्टरलाइज करते हैं हम लोग, हाई लेवल का तो स्टरलाइजेशन चाहिए रहता है उन लोगों को ताकि इन्फेक्शन न फैले, ठीक है। स्टरलाइजेशन खुद एक चैप्टर है आपका, इन्फेक्शन कंट्रोल में है, उस पर डिटेल पूरा जानेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं, दो होते हैं, फिजिकल केमिकल, पूरा आगे उसमें जानेंगे। स्टरलाइजेशन बस इतना जान लीजिए कि कम्प्लीटली रिमूवल ऑफ किलिंग और कम्प्लीटली रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है।
पूरा पूरी किल कर देता है, उसको क्या कहते हैं, स्टेलाइजेशन कहते हैं। उन्होंने लुईस पास्चर ने दिया था। और क्या दिया था भैया, और दिया था, और मेन अभी यहाँ है, इन्होंने रेविस, एंथ्रेक्स, कोलेरा, तीनों का वैक्सीन, तीनों बड़ा खतरनाक बीमारी है। रेबिस भी बड़ा खतरनाक है, ठीक है। रेबिस वायरस के थ्रू होता है, कुत्ता काट लेता है, बिल्ली काट लेता है। रेबिस इंजेक्शन लगवाते फिरते हो, 4-5 इंजेक्शन है कि नहीं। एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया है, उसके थ्रू होता है। कोलेरा, विब्रियो कोलेरा एक बैक्टीरिया है, उसके थ्रू कोलेरा होता है, ठीक है। दोनों बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो है वायरल इन्फेक्शन है। बड़ा ही खतरनाक बीमारी है तीनों, और तीनों का वैक्सीन हमें इस समय मौजूद है दुनिया में। किसके कारण भैया, आपकी कृपा थी, लुईस पास्चर की। लुईस पास्चर जो बड़े भाई थे, उनकी कृपा थी कि उन्होंने ये तीनों का वैक्सीन हमारे मेडिकल साइंस में दिया था, ठीक है। अगर ये नहीं रहता तो कुत्ता काट लेता, तो अब घूमते फिरते कहीं इसका इलाज नहीं होता, ठीक है। रेबिस, एंथ्रेक्स, कोलेरा, तीनों का वैक्सीन लुईस पास्चर ने दिया था। और क्या कंट्रीब्यूशन है भैया, पास्चराइजेशन ही कर दिया, स्टेलाइजेशन कर दिया, रेबिस, एंथ्रेक्स, कोलेरा कर दिया। इतना तो एंटनी भी नहीं किया था। एंटनी तो बस इतना बैक्टीरिया को लाया, माइक्रोस्कोप में देख लिया और हवाई लूट लिया। वो उस समय 1600 में किया था, 200 साल के बाद ये लुईस पास्चर ने किया, इसलिए इसको फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। अगर ये पहले करता तो पूरा पूरी बाप इसी को कहते हैं, पूरा पूरी बाप ये नहीं बन पाया, क्योंकि हल्का लेट पैदा हुआ। और क्या भैया इन्होंने के और किया, इन्होंने जानना चाहोगे क्या किया? फर्मेंटेशन के बारे में समझाया, बारे में। अब भैया फर्मेंटेशन क्या है, कहीं तो सुना लग रहा है, कहीं तो सुने हैं, 10th में सुने, 11 में सुने, 12 सुने, डेली लाइफ में सुने, नहीं सुने तो अब सुन लो। फर्मेंटेशन क्या है इन्होंने, फर्मेंटेशन का मतलब होता है किसी भी शुगर से अल्कोहल, ठीक है, किसी भी शुगर से अल्कोहल, और क्या कर सकते हैं, एसिड या फिर गैस में बदलना। किसी भी शुगर चीज से अल्कोहल में बदल रहे हैं, एसिड में बदल रहे हैं, गैस में बदल रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। अरे भैया इसी प्रोसेस से जो दिन में आप 10 रुपए का जो ब्रेड खाते हो, फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही बनता है, ठीक है। इसी प्रोसेस से आपका बियर, दारू बनती है, इसी प्रोसेस से आपकी वाइन, ये तीनों इस सब इसी प्रोसेस से बनता है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से है। ब्रेड, बियर, वाइन तीनों फर्मेंटेशन के प्रोसेस से ही बनता है। भैया लुईस पास्चर ने क्या किया, थ्योरी को सबसे पहले गलत किया। उन्होंने ये बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है फ्री एनवायरनमेंट में पाते हैं। दूसरा इन्होंने क्या किया, पास्चर कहाँ गया भैया, हाँ, पास्चराइजेशन मेथड को दिया, ठीक है। पास्चराइजेशन मेथड क्या था, मिल्क के बारे में था। मिल्क से सिर्फ ओनली मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए होता है पास्चराइज, ठीक है, कि हम उसको कम्प्लीटली वो कर दे, गर्म कर दे, मतलब फिक्स टेम्परेचर पर फिक्स समय के लिए, ताकि उससे बैक्टीरिया वगैरह कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हट जाए, ताकि वो सही रहे। पास्चराइजेशन मेथड उन्होंने दिया, स्टेलाइजेशन मेथड उन्होंने दिया, रेबिस, एंथ्रेक्स, कोलेरा का वैक्सीन उन्होंने दिया, फर्मेंटेशन के बारे में समझाया, और क्या किया, और है बता तो रहे हैं भैया। इसका अनगिनत ही इस कंट्रीब्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंट्रीब्यूशन लुईस पास्चर। लुईस पास्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है आपके माइक्रोबायोलॉजी में। एक कंट्रीब्यूशन और है, जान लो। इन्होंने क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और नीमोकोकस, नीमोकोकस, तीनों भैया बड़े खतरनाक बैक्टीरिया हैं। स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, नीमोकोकस। नीमोकोकस जो आपको निमोनिया कॉज करता है, आपने ऑलरेडी सुन रखा होगा, सुना है कि नहीं सुना। स्ट्रेप्टोकोकस आपका क्या है, स्किन इन्फेक्शन कॉज करता है,
मेनली जो बर्न पेशेंट होते हैं उसमें देखा जाता है। सिफाइलोकोकस आपका गले में इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। तीनों बड़े खतरनाक बैक्टीरिया हैं, सिफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और न्यूमोकोकस। तीनों को इन्होंने सबसे पहली बार माइक्रोस्कोप में देखा था। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप में सबसे पहले न्यूमोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, सिफाइलोकोकस को इन्होंने देखा था। पर आप तो बोलेगा कि बैक्टीरिया को तो एंटोनी ने देख लिया था, सारे बैक्टीरिया को नहीं देख पाया था, बस कुछ बैक्टीरिया को देखा था, उसके बाद इन्होंने देखा था। जैसे मैंने वायरस के बारे में बताया था कि वायरस को बहुत सारे साइंटिस्टों ने देखा। तो तब देख लो, ये लिख लो, लिखना है तो। बड़ी खतरनाक आदमी था यार ये, क्या कर सकते हैं, हमारे सिलेबस में तो पढ़ना ही पड़ेगा, कौन पढ़ना चाहेगा इसको। तो वो अपना किए, हमको क्या देखेगा, पढ़ाई के लिए जिम्मेदारी छोड़ के चलेगा। तो लुइस पास्चर क्या थे, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। पास्चर का स्पेलिंग क्या है यार, PSTU, और पता नहीं यार, देख लेना। लुइस पास्चर, पास्चर का स्पेलिंग उनका गलत लग रहा है, ठीक है। लुइस पास्चर जो है हमारे क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या दिया था, वो क्या थे, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी थे। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपके माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में इन्हीं का है, लुइस पास्चर का है, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, हमने बताया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फ्री इन्वायरमेंट हर जगह मौजूद है। आप ऐसे पकड़ोगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही पकड़ाएंगे आपके हाथ में, ठीक है, वहाँ मौजूद है। सेकंड इन्होंने क्या किया था, पास्चराइजेशन मेथड दिया था। पास्चराइजेशन मेथड क्या होता है कि दूध को गर्म करते हैं ताकि उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाए, ताकि वो हमारे सेफ रहे पीने के लिए, या फिर उसका लंबा समय तक वो सही रहे, रात में गर्म करे तो दिन तक चले जाए, ठीक है। आगे क्या दिया था इन्होंने, स्टेलाइजेशन मेथड दिया था। स्टेलाइजेशन क्या होता है, कहीं से भी कंप्लीटली रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पास्चराइजेशन क्या था, वो दूध के लिए था, स्टेलाइजेशन जो है बाकी चीज जो है वो स्टेलाइजेशन के लिए था, ठीक है। कंप्लीटली रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स कहीं से भी हो उसको हम क्या करें, स्टेलाइजेशन कहते हैं। आपके लैब वगैरह में यूज़ किया जाता है, हॉस्पिटल्स में ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है स्टेलाइजेशन का। फ्लोर को क्लीनिंग करने के लिए हॉस्पिटल्स में, OT में जो है क्लीनिंग करने के लिए, कपड़ा सुखाते हैं वगैरह, सारे स्टेलाइजेशन में ही आते हैं। स्टेलाइजेशन एक खुद एक चैप्टर है इन्फेक्शन कंट्रोल में, तो उस पर देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। इन्होंने आगे क्या किया था, रेबिस, एंथ्रेक्स, कोलेरा, तीनों बहुत ही भयंकर बीमारी है। एंथ्रेक्स और कोलेरा बैक्टीरिया से होता है। बैसिलस एंथ्रेसिस एंथ्रेक्स कॉज करता है, विब्रियो कोलेरा कोलेरा कॉज करता है। रेबिस जो है आपका, रेबिस वायरस जो है, जो कुत्तों और बिल्लियों में पाया जाता है, वहां से होता है, ठीक है। तीनों का वैक्सीन इन्होंने प्रोवाइड किया था। वैक्सीन समझते हो ना, लगाते हैं जो खचा खचा के इधर उधर, ठीक है। फर्मेंटेशन के बारे में उन्होंने बताया था। फर्मेंटेशन होता है शुगर से आपको अल्कोहल एसिड गैस में बदलना, जिसके थ्रू ब्रेड जो है आपका, ब्रेड जो खाते हो, बियर जो है, वाइन है, सारा फर्मेंटेशन के थ्रू ही होता है। और इसका क्या, इसका था क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूशन के, इन्होंने न्यूमोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, सिफाइलोकोकस, तीनों बैक्टीरिया को क्या किया था, ये तीनों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। आगे पैथोजेनिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, आप तीनों बैक्टीरिया के बारे में पढ़ोगे आप उसमें, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। रेबिस, एंथ्रेक्स, कोलेरा आप ये भी पढ़ोगे आगे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, तो ये सारे आप पढ़ोगे सारे ये बैक्टीरिया में उन्होंने देखा था। हाँ, ये जो ये लुइस पास्चर ही था ना, कौन था, हम्म, लुइस पास्चर ने जो वो किया था। इतना ही है लुइस पास्चर का, और क्या है इसमें, आपको कुछ बचा नहीं है, कुछ बचा है क्या। पास्चराइजेशन हो गया, स्टराइजेशन हो गया, फर्मेंटेशन हो गया, रेबिस, एंथ्रेक्स, कोलेरा हो गया, न्यूमोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, सिफाइलोकोकस, सब हो ही गया। इसके पहले जो था वो लिख दे क्या, फ्री इन्वायरमेंट में पाया जाता है।
ये थे भैया इसके कुछ महान आदमी आपके लुईस पास्चर के कंट्रीब्यूशन। ठीक है, वो जो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, वो फ्लक्स में गोल करके पानी डाल के उसको गर्म किया, फिर ठंडा करके चेक किया, फिर वहाँ तो वो स्वाइन फ्लक्स एक्सपेरिमेंट बोलते हैं उसे। बताना शायद भूल गए होंगे उस समय, पता नहीं बताया है कि नहीं बताया, याद नहीं। हाँ, स्वाइन फ्लक्स एक्सपेरिमेंट उसे बोलते हैं। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट का वो नाम है जो उन्होंने लुईस पास्चर ने किया था, जिन्होंने उस थ्योरी को गलत किया था और ये बताया कि फ्री एनवायरनमेंट है। स्वाइन फ्लक्स एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट का नाम है, शायद आ सकता है एमसीक्यू वगैरह में कि किन्होंने ये किया था स्वाइन फ्लक्स एक्सपेरिमेंट। अब ये भी आ सकता है, ये वैक्सीन ये तीनों का दिया था। ठीक है, रेबिस एंथ्रेक्स कोलेरा का, ये तीनों को उन्होंने सिर्फ देखा था, ये कंफ्यूजन होता है। ठीक है, न्यूमोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, सिफाइलोकोकस को सिर्फ उन्होंने देखा था, ब्रेविस एंथ्रेक्स कोलेरा का उन्होंने वैक्सीन दिया था। बड़ी खराब चीज है ये। चल रहा है कि नहीं यार, बड़ा बंद हो जाता है कभी कभी, अभी तक तो चल ही रहा है। एक बार रिकैप कर लेते हैं फटाफट, क्या अभी तक हमने देखा। सबसे पहले हमने देखा कि माइक्रोबायोलॉजी होता क्या। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक स्टडी को हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या क्या होते हैं भैया? आपके बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एल्गी, प्रोटोजोआ, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमें आंख से ना देख पाए हम, जिसे उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, जिसके उनको देखने के लिए क्या लग जाए? माइक्रोस्कोप लग जाए। वो क्या है? सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर गिनती आते हैं। फिर हमने देखा, हिस्ट्री देखा। सबसे पहले गैलीलो गैलीली के बारे में जाना, जो कि जिन्होंने माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किया था। सेकंड हमने देखा एंटोनी को। एंटोनी क्या था भैया? उन्होंने क्या किया था? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी उसे बोलते हैं। 1600 के समय में उन्होंने बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को है माइक्रोस्कोप में सबसे पहले देखा था। एंटोनी ने क्या किया था? बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को सबसे पहले माइक्रोस्कोप में देखा था। ठीक है, उसके बाद जो गैलीलो ने माइक्रोस्कोप बनाया था उसको हल्का सा ठीक कर दिया, सही 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 शेप दे दिया। तीसरा उन्होंने क्या किया था कि तीसरा जो है वो, हाँ, तीसरा जो ये बताया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, वो माइंडरी फ्यूजन जो स्पोर का फॉर्मेशन करके वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो बताया था उन्होंने। ठीक है, ये था एंटोनी। उसके बाद क्या था? उसके बाद सीधा लुईस पास्चर पर आते हैं। उसके पहले सब फालतू सब साइंटिस्ट को इतना जानना जरूरी है, तीन ही जानना इसमें जरूरी है, एंटोनी, लुईस पास्चर और रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच आके वो बताएंगे। आते हैं लुईस पास्चर पर। लुईस पास्चर क्या, उन्होंने उसको फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। 1800 के समय में उन्होंने, उनका जन्म हुआ था। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी आता है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में? लुईस पास्चर का। उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि अगर हम किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को अगर हम गर्म करते हैं तो उससे माइक्रोब्स किल हो जाते हैं। ठीक है, जिसे हम पास्चराइजेशन मेथड कहते हैं। मिल्क में मेनली ये किया जाता है। ठीक है, किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को गर्म करके हम उससे क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं। तो वो पास्चराइजेशन मेथड इन्होंने दिया था। सेकंड इन्होंने ये बताया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे फ्री एनवायरनमेंट में आसपास ही, जैसे आसपास आपके दुश्मन रहते हैं उसी तरह वो आपके मौजूद रहते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। तीसरा उन्होंने स्टरलाइजेशन के बारे में बताया था। स्टरलाइजेशन के बारे में ये बताया था कि स्टरलाइजेशन मेथड को दिया था। स्टरलाइजेशन मतलब होता है कंप्लीटली रिमूवल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। कहीं से करें, दो तरीका से होता है, फिजिकल, केमिकल, जो कि आगे आप इन्फेक्शन कंट्रोल में देखोगे। ठीक है, इनफैक्ट हो गया। चौथा इन्होंने रैबिस, एंथ्रेक्स और कोलेरा तीनों का वैक्सीन दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, रैबिस, एंथ्रेक्स और कोलेरा का वैक्सीन लुईस पास्चर ने दिया था। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया था? इन्होंने फर्मेंटेशन मेथड के बारे में बताया था, कैसे शुगर से अल्कोहल गैस और में वो बदलता है। आपका ब्रेड हो गया, दारू वगैरह हो गया, सारे फर्मेंटेशन के मेथड से ही बनते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया था? स्ट्रेप्टोकोकस, सिफाइलोकोकस, न्यूमोकोकस, तीनों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पैथोजेनिक में देखेंगे। तीनों को इन्होंने क्या किया था? ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप में, बस। ठीक है, इतना ही लुईस पास्चर का कंट्रीब्यूशन था। तो ये कुछ था इन्फॉर्मेशन जो कि फर्स्ट चैप्टर था, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, उसका ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 जल्द आएगा, जिसमें आपको हम रॉबर्ट कोच और इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी नर्सिंग के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।